अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास न्यू टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सही है। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सही है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास कि टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है। एक वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें क्या होगी, पता होगी। सही है। और एक रिएजेंट हमारे पास वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमने क्या करनी है, पता करनी है। उस रिएजेंट को हम क्या नाम देते हैं, एनालाइट का नाम देते हैं, जिसकी हमने कंसंट्रेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सही है। अभी हम करते कैसे हैं, इट इज अ ग्रेजुअल एडिशन ऑफ द रिएजेंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रेजुअल एडिशन करवाएंगे किसी भी रिएजेंट की जिसकी कंसंट्रेशन हमें क्या होगी, पता होगी। सही है। विद अ नाउन कंसंट्रेशन। सही है। और हम उससे क्या करेंगे, एनालाइज कर लेंगे किसी भी एनालाइट को जब तक कि वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। सही है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इस टाइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम टाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक इंडिकेटर यूज करते हैं। सही है। जब भी हमारे पास जो कलर है वो चेंज होने लगेगा, सही है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन हमें पता लग रही है। The point at which the reaction complete is known as the equivalence point, जिसके अंदर हमारे पास एनालाइट और रिएजेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट का। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एग्जांपल आती है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होती है वो हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मेटल आयन इन अ सॉल्यूशन। अगर आपको पूछा जाए कि मेटल आयन आप कौन सी टाइट्रेशन के जरिए से फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी से, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से। सही है। अब कॉम्प्लेक्सेस क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल कैटाइन। जब भी हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स के मामले में जब भी हमारे पास जो कि सेंट्रल कैटाइन होगा, ये देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल कैटाइन मॉलिक्यूल है। कैटाइन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है। सही है। अब ये जो सेंट्रल कैटाइन मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास अटैच है, सही है, इनको हम क्या नाम देते हैं, लाइगेंड का। सही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ग्रुप दैट कैन बी बाउंड टू एन आयन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास बात हो सकती है कि यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रल कैटाइन है, सेंट्रल कैटाइन के साथ कितने हमारे पास मॉलिक्यूल अटैच है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। सही है। चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ अ लाइगेंड। जो भी चार्ज होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो इक्वल होगा किसके, टोटल चार्ज ऑफ द लाइगेंड के, माइनस द वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। सही है। और क्या होगा, हम उसे माइनस करेंगे वैलेंसी ऑफ द मेटल कैटाइन से। सही है। अब जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो फेरिस साइनेड है, इसकी जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, हमारे पास -3। सही है। अब ये कैसे है कि हमारे पास जो फेरिस साइनेड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स का, वो हमारे पास ये होता है कि एक फेरिक आयन के साथ 6 साइनेड आयन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और उसके हमारे पास ये जो 3 पॉजिटिव में था, यहाँ पे किस में आ जाएगा, नेगेटिव में शो होगा। सही है। अब ये -3 कैसे आया, द मेटल इज आयरन एंड इज एट दिस स्टेज इस ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। इस स्टेज के अंदर हमारे पास जो फेरिक आयन है, जो आयरन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमारे पास +3 है। साइनाइड एक हमारे पास लाइगेंड है, तो ईच साइनाइड मॉलिक्यूल कैरी करते हैं -1 चार्ज को। सही है। साइनाइड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, -1। कितने साइनाइड हैं, 6 हैं, तो 6 × 1 क्या होगा, -6। सही है। +3 -6 क्या होगा हमारे पास आंसर, -3 क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या हुआ, -6 +3 -3। सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारे पास एक बात आती है कि हमारे पास जो फेरिक था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +3 के अंदर थी, लेकिन हमने यहाँ पे -3 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो पीछे कंपाउंड था, जो कॉम्प्लेक्स थी, उसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज था, -3 का चार्ज था। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी कौन सा चार्ज यूज़ किया है, माइनस का चार्ज यूज़ किया है। सही है।
Ligand that are bound to the ion at only one point is called the unidentate. अगर एक ligand हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है तो उसे हम क्या नाम देंगे, यूनिडेंटेट का, सही है। अगर many ligand contain more than one group capable of bonding to the metal ion, such ligand are called multidentate. अगर एक से ज़्यादा ligand अटैच हुए हुए किसके साथ, मेटल आयन के साथ, तो उसे हम क्या नाम देंगे, मल्टीडेंटेट का। यहाँ पे हमारे पास है इथाइलिन डाइअमाइन, यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन, यहाँ पे हमारे पास मेटल है और मेटल के साथ कितने लाइगेंड हैं, एक दो, यानी दो हैं एक जैसे, सही है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, बाइडेंटेट लाइगेंड का, सही है। अब नेक्स्ट और है हमारे पास, इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्राइडेंटेट का। ट्राई क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास NH ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 3, तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, ट्राइडेंटेट लाइगेंड का। अब यहाँ पे हमारे पास जो NH ग्रुप है वो कितने लगे हुए हैं, 4, 2 हमारे पास फुली सेटिस्फाइड हैं और 2 हमारे पास क्या करें, बाउंड करेंगे, सही है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, टेट्राडेंटेट लाइगेंड का, सही है। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चिलेट। अब इस कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या नाम देते हैं, चिलेट्स का, क्योंकि इनकी जो शेप है वो कैसी है, क्लॉ लाइक शेप है। Ligand that form chelate may be called chelating agent और चिलोन्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, चिलेटिंग एजेंट का नाम देते हैं या चिलोन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, एक टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जिसके अंदर हमारे पास कलर कॉम्प्लेक्स को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, सही है। यहाँ पे हम कलर कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे ताकि हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन हमें पता लग सके। Equivalence point can be identified very accurately using the complexometric titration. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी टाइट्रेशन के अंदर इक्विवेलेंस पॉइंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सही है। EDTA यानी इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट यूज एज अ टाइट्रेंट इन द चिलेटोमेट्री। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को और क्या नाम देते हैं, चिलेटोमेट्री का, सही है। इसके अंदर हमारे पास EDTA यूज होता है एज अ टाइट्रेंट के तौर पर, सही है। इन EDTA टाइट्रेशन अ मेटल आयन सेंसिटिव इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री मेटल आयन। इसका नाम ये क्या करते हैं, एक मेटल आयन सेंसिटिव इंडिकेटर यूज करेंगे ताकि हम डिटेक्ट कर सके कंसंट्रेशन ऑफ फ्री मेटल आयन को। PM mean P is describe the negative log of the free और unchilled metal ion concentration। अगर आपसे पूछा जाए कि PM क्या होता है, जैसे PH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, वैसे हमारे पास क्या होता है, PM होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ फ्री और अनचिलेटेड मेटल आयन कंसंट्रेशन। अब आता है हमारे पास EDTA कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सही है। अब आता है हमारे पास EDTA कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। EDTA कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो EDT है ये यूज होता है एज अ, ये क्या है, हमारे पास एक लाइगेंड है जो कि कंसिस्ट करता है 2 अमाइनो ग्रुप। इसके पास क्या होते हैं, 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, सही है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, ल्यूविस बेस का। EDTA हमारे पास क्या है, एक ल्यूविस बेस है। इट इज हेक्साडेंटेट लाइगेंड। EDTA हमारे पास क्या है, हेक्साडेंटेट लाइगेंड है। Because of it's compensate to donate 6 lone pair of electron, क्योंकि ये हमारे पास क्या कर सकता है, 6 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये हेक्साडेंटेट है, सही है। अब प्रिंसिपल क्या आता है हमारे पास, ये कोई भी मेटल है जो कि आके अटैच होगा किसके साथ, EDTA के साथ टाइट्रेशन के लिए, तो हमारे पास मेटल प्लस EDTA क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और मेटल की जो नंबर होंगे उसे हम माइनस करेंगे किसके साथ, EDTA के नंबर के साथ, जो कि क्या है हमारे पास -2 है, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे M हमारे पास क्या होगा, कोई भी मेटल आयन, सही है। एन इंडिकेटर इज एडेड दैट फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर यूज करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि हमारे पास क्या करेगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ, मेटल आयन के साथ, ताकि हम उसे क्या कर सके, डिटरमाइन कर सकें। When the end point is reached, all of the free metal ion has been complexed by EDTA। जब भी रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो जितने भी मेटल आयन थे उन्होंने जितनी भी कंसंट्रेशन ऑफ EDTA थी उसके साथ क्या कर लिया,
बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बना लिया। सही है। द लास्ट एडिशन ऑफ EDTA देन रिमूव द मेटल आयन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स विद द इंडिकेटर प्रोड्यूसिंग कलर चेंज। अब क्या होगा, हमारे पास जो फ्लास्क है उसके अंदर क्या एनालाइट है, उसके अंदर जब लास्ट ड्रॉप जाएगा किसका, EDTA का, तो वो हमारे पास क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा किसके साथ, EDTA के साथ। और हमारे पास जो इंडिकेटर होगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कलर चेंज को। जब हमारे पास कलर प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ EDTA मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या है, EDTA मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है, उसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इंडिकेटर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के साथ, और डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास जो टाइट्रेशन आगे जो प्रोसीड होगी वो आइदर डायरेक्ट टाइट्रेशन होगी या बैक टाइट्रेशन होगी। सही है। अब ये डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन क्या है, हमारे पास इसकी टाइप्स है, इन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सही है। Disodium EDTA is used to standardize aqueous solution of transition metal cation। अब जो हमारे पास डाइसोडियम EDTA है इसे हम यूज करते हैं टू स्टैंडर्डाइज एक्वस सोल्यूशन, जितने भी एक्वस सोल्यूशन होंगे किसके, ट्रांजिशन मेटल्स के, उनके लिए। सही है। अगर आपसे पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल्स के लिए कौन सा EDTA एप्लीकेबल है तो आपको पता होना चाहिए डाइसोडियम EDTA। नेक्स्ट आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ EDTA टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ EDTA टाइट्रेशन के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, मेटल आयंस होंगे। उसे हम क्या करेंगे, बफर्ड करेंगे, एक स्पेसिफिक pH के ऊपर हम उसे ले आएंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास टाइट्रेशन का प्रोसेस होता है वो अंडर द स्पेसिफिक pH होता है। सही है। तो हम उसे एक स्पेसिफिक pH के अंदर ले आएंगे और उस सैंपल के अंदर, सही है, उस एनालाइट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक सूटेबल इंडिकेटर ऐड करके हम उसे टाइट्रेट करेंगे विद स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन। सही है। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होते हैं, ये टेम्परेरली बाइंड करते हैं किसके साथ, मेटल आयन के साथ, ताकि उन्हें स्टेबलाइज कर सकें। सही है। उन्हें प्रिवेंट कर सकें कि वो हमारे पास कोई भी इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस और प्रेसिपिटेट फॉर्म ना करें। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो है वो हमारे पास क्या है, अमोनिया है, टार्ट्रेट है, सिट्रेट है, ये हम ऐड करते हैं ताकि हम ब्लॉक करवा सकें किसको, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल OH कॉम्प्लेक्सेस को। सही है। इनसॉल्युबल होगा तो यानी कि आप बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, हमें वो नहीं चाहिए किसके अंदर, डायरेक्ट टाइट्रेशन के अंदर। Among the cation that can be determined by the direct titration with EDTA are कौन कौन से cations हैं जिन्हें हम डायरेक्ट टाइट्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम आता है, आयरन 3 आएगा, कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर 2 आएगा, निकल आएगा, लेड आएगा एंड मैनी अदर्स। सही है। इनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आती है वो आती है हमारे पास बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन हमारे पास क्या होती है, बैक टाइट्रेशन हमारे पास एक ऐसी टाइट्रेशन होती है जब हमारे पास सूटेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते किसके साथ, EDTA के साथ, या उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक pH नहीं होती है, एक स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं होता कि हम उसे डायरेक्ट टाइट्रेशन से आइडेंटिफाई कर सकें, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेस ऑफ EDTA हम ऐड करते हैं टू द मेटल आयन सोल्यूशन, किसके अंदर, मेटल आयन सोल्यूशन के अंदर, एंड द एक्सेस EDTA इज टाइट्रेटेड विद द नाउन कंसंट्रेशन ऑफ द सेकंड मेटल आयन। इसके अंदर हम 2 मेटल आयन यूज करेंगे, एक फर्स्ट जिसे हमने आइडेंटिफाई करना है, एक हमारे पास फर्स्ट होगा जिसे हमने आइडेंटिफाई करना है, और एक हमारे पास सेकंड मेटल होगा जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। सही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या द सेकंड मेटल आयन, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड मेटल आयन है उसकी कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे किसके साथ, EDTA के साथ, ताकि हमारे पास एनालाइट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हमें क्या हो सके, पता लग सके। सही है। तो जो हमारे पास सेकंड मेटल आयन होगा जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ, EDTA के साथ, तो वो हमारे पास कौन सी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो हमारे पास वीक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सही है।
वीक कॉम्प्लेक्स विद EDTA देन द एनालाइट आयन। एनालाइट आयन के मुकाबले में ये क्या करेगा, वीक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो द सेकंड मेटल डज नॉट डिस्प्लेस द एनालाइट आयन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विद EDTA। और जो हमारे पास सेकंड मेटल आयन होगा वो हमारे पास जो एनालाइट होगा उसको क्या करेगा, रोकेगा नहीं कि वो क्या करे, उसके साथ आके दोबारा कॉम्प्लेक्स बना सके। दो हैं, ये देखें दो है हमारे पास, एक है EDTA के साथ, एक है फर्स्ट, एक है सेकंड। ये हमारे पास क्या है, EDTA जाके सबसे पहले सेकंड के साथ बनाएगा बॉन्ड। इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, इसके साथ लूजली बॉन्ड बना के फिर हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ये इजीली सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ये इनसॉल्युबल है किसके अंदर, EDTA के अंदर। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA डालेंगे तो ये सॉल्युबलाइज होने लगेगा, तो ये जो लूजली बॉन्ड है इसे ब्रेक करके दोबारा EDTA किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, फर्स्ट वाले के साथ। सही है। तो बैक टाइट्रेशन इज यूज व्हेन द मेटल आयन ब्लॉक द इंडिकेटर। इसे हम यूज करते हैं जब हमारे पास मेटल आयन क्या करता है, ब्लॉक करता है इंडिकेटर को, या हमारे पास जो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है वो स्लोली, और व्हेन द मेटल प्रेसिपिटेट इन द एब्सेंस ऑफ EDTA। या तो कॉम्प्लेक्स स्लोली बन रहा है या प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन हमें यूज करते हैं टू डिटरमाइन, लेड को डिटरमाइन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को, मरकरी को, निकल को। इट हैज एप्लीकेबिलिटी टू टाइट्रेशन ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ देयर इनसॉल्युबल सॉल्ट। अगर हमारे पास कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो उसकी टाइट्रेशन हम कौन से मेथड से कर सकते हैं, बैक टाइट्रेशन के जरिए। हम बैक टाइट्रेशन क्यों यूज करते हैं, द रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट इज स्लो इन द डायरेक्ट टाइट्रेशन। जब डायरेक्ट टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास रिएक्शन स्लो होगा तो हम बैक टाइट्रेशन यूज करेंगे। द एनालाइट इज इनसॉल्युबल मेकिंग इट डिफिकल्ट टू टाइट्रेट डायरेक्टली। जब हमारे पास एनालाइट इनसॉल्युबल होगा तो भी हम क्या यूज करेंगे, बैक टाइट्रेशन। द एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन इज हार्ड टू ऑब्जर्व। जब हमारे पास डायरेक्ट टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होगा वो इजिली डिटेक्ट नहीं होगा तो हम क्या यूज करेंगे, बैक टाइट्रेशन।